बंगाल की लड़ाई सीए तक आई। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने बंगाल में खेला पहला आरक्षण कार्ड। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर टीएमसी का पलटवार। ये सब फिजूल बातें हैं, ये जुमला है। पार्लियामेंट में क्यों महिला के आरक्षण नहीं दिया जा रहा है? बंगाल की जंग तगड़ी है, मुद्दों की झड़ी लगी है। किसका घोषणा पत्र दिलाएगा बंगाल में जीत? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के सामने से हल्ला बोल का आप ये स्पेशल एडिशन देख रहे हैं क्योंकि चर्चा भी बंगाल पर और बहस भी आज बंगाल पर। जी हां, सीएए को लागू करेंगे। कैबिनेट के पहले फैसले के साथ ये बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान कर दिया। उसके बाद से ही सियासी हलचल बढ़ गई है पूरे मुद्दे पर, क्योंकि जितने एक्सपर्ट्स हैं वो देख रहे हैं कि क्या हिंदू वोटर्स, क्या शरणार्थी वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए सीएए को बंगाल में लागू करने का फैसला अभी से ही सरकार बनने के पहले बीजेपी सामने रख रही है। दूसरी तरफ ये ममता दीदी की टेंशन कितना बढ़ाएगी, तो तीसरी तरफ असम में और तमिलनाडु पर इस पर चुप्पी आखिर क्यों साध रखी है। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। गौरव वल्लभ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, रिजू दत्ता टीएमसी की तरफ से हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं और हमारे साथ संगीत रागी होंगे आरएसएस विश्लेषक के तौर पर। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं और हमारे साथ रूपा गांगुली भी, बीजेपी की वरिष्ठ नेता, यहाँ जुड़ गई हैं सीधे कोलकाता से। पहले ये रिपोर्ट देखिए, जरा समझिए कि बीजेपी के इस सियासी दांव पर सियासी हलचल आखिर इतनी तेज क्यों हो गई। जिस सीए और एनआरसी को लेकर देश भर में कोहराम मचा, जगह जगह सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, आज उसी सीए को बंगाल की लड़ाई में बीजेपी ब्रह्मास्त्र बना रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने इसे सोनार बांग्ला संकल्प पत्र का नाम दिया है, लेकिन अमित शाह ने साथ साथ ये ऐलान भी कर दिया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में सीए को लागू किया जाएगा और मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक सीधे बैंक खाते में 10,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। 70 साल से जो शरणार्थी यहाँ पर आकर बसे हैं, जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है और अपनी नीति और रणनीति के तहत बीजेपी ने घोषणा पत्र में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए को लागू करने का अपना फैसला भी सुना दिया है। लेकिन वाम मोर्चा ने भी अपने घोषणा पत्र में किसी भी हालात में सीए को नहीं लागू होने देने का वादा किया है। शांतनु ठाकुर जी आज गृह मंत्री जी को धन्यवाद देने आए थे कि जिस प्रकार शरणार्थियों के लिए 5,000 रुपये 5 साल तक देने की घोषणा की गई है, सीए को कैबिनेट के प्रथम बैठक में ही हम पारित करेंगे, इसकी घोषणा की है। उससे शांतनु जी बहुत खुश है, उन्होंने गृह मंत्री जी को धन्यवाद दिया है और मुझे लगता है कि जो इस पश्चिम बंगाल के अंदर वे सब शरणार्थी जो 70 साल से यहाँ पर अभी तक नागरिकता प्राप्त नहीं कर सके, उनके अधिकारों को संरक्षित करेगी भारतीय जनता पार्टी और ये घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सीए के साथ ये ऐलान भी किया कि राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, सभी लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई फ्री होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सभी महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, सबसे पहले हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का
बीजेपी ने बंगाल की लड़ाई में सीएए और आधी आबादी यानी महिलाओं का दांव चला है। बीजेपी वादों के साथ मैदान में उतर चुकी है, लेकिन टीएमसी बीजेपी के इन वादों पर सीधे चोट कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि जहां बीजेपी का सरकार है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक, इस जगह में क्या महिला को पढ़ाई निःशुल्क कर दिया गया है? बीजेपी ने बंगाल में सीए का ब्रह्मास्त्र भले ही चला है, लेकिन लड़ाई में टीएमसी ने कोलकाता में घोषणा पत्र लेकर हाजिर हुए अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष की मौजूदगी को बंगाल बनाम बाहरी का मुद्दा बना दिया। टीएमसी ने ट्वीट किया और कहा, दीदी का घोषणा पत्र बंगाल के लोगों का, बंगाल के लोगों द्वारा और बंगाल के लोगों के लिए। वहीं बीजेपी का घोषणा पत्र बाहरियों और गैर बंगालियों का, गुजरात के लोगों के द्वारा और बंगाल के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। बंगाल में लड़ाई तगड़ी होने वाली है, ये उसका ट्रेलर है। बीजेपी अपने तर्कश में से सारे तीर छोड़ रही है, तो दीदी भी बंगाल की लड़ाई में साम दाम दंडभेद आजमा रही है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। तो आइए चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर संबित पात्रा आपसे है। तमिलनाडु में, असम में पूरी चुप्पी है, लेकिन बंगाल में आप सीए का मुद्दा उठा रहे, कह रहे पहले कैबिनेट डिसीजन से करेंगे, क्योंकि आप हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ करना चाहते हैं, आप ध्रुवीकरण करके यहां पर चुनाव जीतना चाहते हैं। ये कांग्रेस से लेकर टीएमसी सबका आरोप है। जवाब दीजिए, तमिलनाडु में, असम में मौन क्यों? उसी कानून पर जिस पर सबसे ज्यादा अपनी पीठ थपथपाते हैं गृह मंत्री। देखिए अंजना जी, पहली बात तो है आप कलकत्ता में हैं और आप खुद बहुत महत्वपूर्ण स्थान में हैं। आप लोगों से बात भी की होगी और आप जान पा रहे होंगे कलकत्ता में पल्स क्या है। भारतीय जनता पार्टी की लहर को आप महसूस भी कर पा रही होंगी। जहां तक सीएए का विषय है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ही इस कानून को लेकर आई थी और बिल्कुल सीना ठोक करके हम ये कानून लेकर आए हैं और पूरे देश में इस कानून को लागू करेंगे। कोविड के बाद जब वैक्सीनेशन का ड्राइव आधे की ओर बढ़ेगा, तब हम इसके रूल्स भी लाएंगे ताकि बहुत सारे जो भीड़ इत्यादि होने की संभावना है उसको बचाते हुए हम आगे बढ़ सके। देखिए जहां तक आसाम का विषय है, मैं दो विषय यहां कहूंगा। नंबर एक, आसाम में जब सीएए के हम कानून को लेकर आए थे, तब आसाम के कांग्रेस के लोगों ने और कुछ अन्य लोगों ने कहा था कि लगभग 15 मिलियन लोग बाहर से घुसपैठिए आसाम में घुस आएंगे सीएए के कानून के कारण। आज देखिए, बल्कि इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ है, बाढ़ बने हैं, इत्यादि बना है, जिससे इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ है, एक भी कोई आदमी घुस के नहीं आया है। तो ये सारी चीजें गैर तथ्यात्मक साबित हुई। जो लोग उस समय प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें से भी अधिकांश लोग आज भाजपा में आए हैं। आसाम को लेकर सबसे बड़ी बात है, देखिए हिपोक्रेसी और डबल स्पीक कहां है, वो कांग्रेस पार्टी में है। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय तत्कालीन आसाम से केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बाद में वो प्रधानमंत्री बने। 2003 18 दिसंबर का स्टेटमेंट राज्यसभा में पढ़ता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डिमांड किया था, मैं पढ़ रहा हूं, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ आवर कंट्री, माइनॉरिटीज इन द कंट्रीज like Bangladesh had faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people, to seek refuge in our country, our approach of granting citizenship to these unfortunate persons should be more liberal. I sincerely hope that the Honorable Deputy Prime Minister will bear this in mind in charting out the future course of action and in regards to Citizenship Act. खुद मनमोहन सिंह ने बतौर असम के एमपी के सिटीजनशिप एक्ट जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है वही डिमांड किया था। जी संबित जी। जी अंजना जी। संबित जी, कांग्रेस के दोहरे रवैये पर आज बहस नहीं है, बहस आप पर है। एक ही लाइन तो कहनी थी, जहां जहां सरकार बनेगी हम पहले कैबिनेट डिसीजन में सीए ले आएंगे, फिर कौन का सवाल उठाता आप पर। लेकिन आप तो एक राज्य में कुछ और कह रहे हैं, दूसरे राज्य में चुप है। मैं इसका उत्तर देता हूं अंजना जी। देखिए, हर राज्यों का मुख्य चुनावी मुद्दे अलग अलग हैं। जहां तक आसाम का सवाल है, वहां मुख्य चुनावी मुद्दा जिसको लेकर की जनता के बीच में एक रोष है, वो है कांग्रेस पार्टी और एआईएडीयूएफ, जो ये बदरुद्दीन का है, अजमल बदरुद्दीन का है, उन दोनों के बीच के गठबंधन का है। लोगों को लगता है यह गठबंधन घुसपैठियों को आगे बढ़ाएगा, यह गठबंधन यहां किसी प्रकार से जो हिंदू पॉपुलेशन है उनके ऊपर अत्याचार करेगा, जो इंडिजिनस लोग हैं उनके ऊपर
अत्याचार करेगा। हमने उस विषय को नंबर 1 रखा है। बंगाल के अंदर सीएए को लेकर यहां मतुआ समाज हो और यहां जो रेफ्यूजी कम्युनिटी है, ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिन्होंने कई वर्षों से 70 के दशक से आज तक ये केवल याचक के रूप में खड़े रहे हैं और हर पार्टी ने उन्हें प्रॉमिस किया है कि हम आपको सिटीजनशिप देंगे, किसी ने डिलीवर नहीं किया है। यह यहां का नंबर 1 मुद्दा है, इसलिए हमने इस नंबर 1 मुद्दे को आगे बढ़ाया है। तो स्वाभाविक है जिस राज्य में जो मुद्दा प्रथम रहेगा उस मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गौरव वल्लभ जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद रूपा गांगुली जी सांसद है भारतीय जनता पार्टी की। मैं फौरन आपके पास आऊंगी मैम, क्योंकि जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए की है, उससे क्या कुछ हासिल होगा। लेकिन गौरव वल्लभ जी, उनको पता है कहां फायदा होगा, वहां पे बोल दिया बंगाल में, और असम में इसके खिलाफ बहुत जगहों पर विरोध हुआ था, तो क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। अंजना जी, इनके लिए मैंने 2 लाइन लिखी आज। कभी हाँ कभी ना, कभी कुछ भी समझ में आए ना। कभी हाँ कभी ना, कभी कुछ भी समझ में आए ना। बंगाल में पहली कैबिनेट में सीए आएगा, तमिलनाडु में पहली कैबिनेट से सीए चले जाएगा, और आसाम में मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करूं। और खुद ने, मुझे आश्चर्य हुआ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ बैठ के, मैं इनको भारतीय जनता पार्टी क्या बोलूं, ये तो चुनावी जुमला पार्टी, चुनावी जुमला पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ बैठ के स्वीकार कर रहे हैं कि हम तो चुनाव के हिसाब से बोलते हैं। ये इनके खुद के शब्द हैं। मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री गुवाहाटी में, डिब्रूगढ़ में, जोरहाट में, तिनसुखिया में आके ये नहीं बोलते कि पहली कैबिनेट में हम सीए लगाएंगे। हम सीना ठोक के बोलते हैं, सरकार बनने के 6 घंटे के अंदर जो हमारी 5 चुनावी गारंटियां हैं, सीएए, जो आप मेरा गमछा भी देख रहे हो, मैं गुवाहाटी से आपसे बात कर रहा हूं, पिछले 3 सप्ताह से गुवाहाटी हूं। सीएए देश में नहीं आ सकता, असम में नहीं आ सकता। हर महिला के खाते में 2000 रुपए प्रति माह जाएंगे। 200 यूनिट मुफ्त बिजली हर परिवार को दी जाएगी। 5 लाख सरकारी नौकरियां और 25 लाख निजी क्षेत्र की नौकरियों का सृजन होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 365 रुपए। और ये चुनावी जुमला पार्टी का प्रवक्ता नहीं बोल रहा है, ये उस पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है जिन्होंने कहा कि मनरेगा आएगा तो आया, जिन्होंने कहा राइट टू फूड आएगा तो आएगा। चाय बगान के हमारे माताओं, बहनों, भाइयों को 365 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी में इतना साहस आता कि जोरहाट में खड़े होके बोले? क्यों गृह मंत्री जी चुप्पी साधते हैं? क्यों नड्डा जी आज तिनसुखिया में है तो दोनों हाथ को ऊंचा करके क्यों नहीं बोलते कि सीए को लागू करेंगे हम? गौरव जी, कोलकाता का आपका प्लान बना है कि नहीं? जी, हमारा तो एक ही है। हमारे अंजना जी, चुनावी जुमला पार्टी नहीं है कि जहाँ चुनाव है वैसी आप कोलकाता आएंगे कि नहीं? आप लोग बंगाल से बहुत परहेज कर रहे हैं। नहीं, गौरव जी, मैं तो इससे पूछ रही थी कि आप लोग बंगाल से बहुत परहेज कर रहे हैं। कोई परहेज नहीं है हमारा, तो पूरे देश में सीएए को नहीं, हम जहाँ भी सरकार में है सीएए वहाँ नहीं आने देंगे। कभी हाँ कभी ना, कभी कुछ भी समझ में आए ना, मेथोडोलॉजी नहीं है हमारी। कभी हाँ कभी ना पर संबित जी एक छोटा, ठीक है, कभी हाँ कभी ना पर संबित जी एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मुझे फौरन रूपा जी के पास जाना है। कभी हाँ कभी ना, वो कह रहे कहीं लागू नहीं होने देंगे। देखिए इनका तो ना हाँ ना, केवल कांग्रेस जा, इनका तो ये कौन है कह रहे हैं कि हम पूरे देश में सीए लागू नहीं होने देंगे, हम आर्टिकल 370 फिर से ले आएंगे, हम ट्रिपल तलाक के कानून हटा देंगे, हम आर्टिकल 370 हटा। अंजना जी, मैं बीच में नहीं बोला था अंजना जी, मैं शांति से सुन रहा था, मुझे मौका फिर से दिया जाए, मैं फिर से बोलता हूँ। अब मैं नॉन स्टॉप बोलूंगा अंजना जी, इनको नहीं, हमारी सुनने में गलती आप सुन लीजिए। आपने कहा कहीं भी लागू नहीं होने देंगे, पूरा देश सुन रहा है, शांति से सुनिए। अब चुपचाप सुनिए बैठ के, क्यों नहीं बोलते? बारी बारी से बोलिए, यहाँ पर ऐसे इनडिसिप्लिन और बदतमीजी मत करिए। पहले तो ये बदतमीजी बंद कर रहे, ये लोग सबके बीच में बदतमीजी शुरू कर देते हैं, किसी को सुनते नहीं है, ये नॉन स्टॉप चिल्लाते रहते हैं। एक एक करके बुलवाइए, आराम से सब कुछ सुने, झूठ मत बोलिए, सुनो पहले आराम से, शांति से बैठ के सुनो। प्रोफेसर अंजना जी, मैं चुपचाप, अंजना जी, प्रोफेसर साहब,
क्लास में क्या डिसिप्लिन आप लाइएगा जब यहीं पे डिसिप्लिन तोड़िएगा सर? प्रोफेसर साहब कैसा करें? संबे जी बात पूरी कीजिए। बात गई है, यहाँ पे 5 लोग की डेथ हो गई। अंजना जी, मैं चिल्ला कर डिबेट नहीं हो सकता है। अंजना जी, मैं पूरे डिबेट में अगर इसी प्रकार बोलते रहूंगा तो किस प्रकार से डिबेट होगा, आप बताइए। सब लोग चिल्ला सकते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, ये उचित नहीं है। ठीक है, ठीक, सब जवाब सुनिए। देखिए अंजना जी, कभी हाँ कभी ना की बात हो रही थी। मैं आपको स्पष्टतः बता दूं, ना इनका कुछ हाँ है, ना इनका कुछ ना है। ये न 3 में है, न 13 में है, ये केवल जा में है। 14 से जा होते होते पूरा चले जाएंगे। ये ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, किसी को बोलने भी नहीं देंगे। यही ये कर सकते हैं। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? अरे भैया, राहुल गांधी क्यों नहीं बोलता? बुलवा लो ना राहुल गांधी से। हमारे प्रधानमंत्री भी आप ही का काम करेंगे क्या? हमारे गृह मंत्री भी आप ही का काम करेंगे कि आप भी कुछ करोगे और प्रियंका गांधी भी कुछ करेगी? अब सुन लीजिए अंजना जी, ये सीएए बहुत गंभीर विषय है। अंजना जी, सीएए एक बहुत गंभीर विषय है। तरुण गोगोई जी की वो चिट्ठी आज तक को दिखाना चाहिए। 2012 अप्रैल 20 को तरुण गोगोई आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने लिखा था उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को और कहा था, आई प्लीड विथ यू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इंडियन सिटीजन्स हु हैड टू फ्ली ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन एंड रिलीजियस परसिक्यूशन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज फॉरेनर्स। आज अजमल बदरुद्दीन के पैरों में पड़ा हुआ ये कांग्रेस पार्टी देश को बेचने के लिए तैयार है, हिंदुओं का गला कटाने के लिए तैयार है, मगर सीएए को किसी भी कीमत पर सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं, ये बांग्लादेश के साथ जो परसिक्यूटेड हुए हैं उनके साथ खड़े नहीं है। ये कहीं ना कहीं अजमल बदरुद्दीन से गाइडेड हो रहे हैं। आप बोलिए जरा, वही अजमल बदरुद्दीन जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है, वही अजमल बदरुद्दीन जो टेरर फंडिंग में जिसका नाम आया है, एनआईए जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, स्वाभाविक है वो नहीं चाहेगा जो परसिक्यूटेड हिंदू है उसको सिटीजनशिप दिया जाए। ये तो एंटी हिंदू पार्टी है ही कांग्रेस पार्टी। ये तो चाहते हैं राम मंदिर ना बने, ये तो चाहते हैं आर्टिकल 370 फिर से बहाल हो जाए, ये तो चाहते हैं ट्रिपल तलाक हट जाए। अब आप बताइए अंजना जी। ठीक है, मुझे रूपा गांगुली जी से मुझे 2 सवालों का जवाब लेने दीजिए, फिर मैं फौरन आ रही हूँ, क्योंकि वो सिर्फ 5 मिनट के लिए हमारे साथ है। 2 सवाल जल्दी से मैं उनसे लेना चाहती हूँ। सांसद है भारतीय जनता पार्टी की। 2 मुद्दों पर एक सवाल रूपा जी आपसे। सबसे पहले तो चूंकि सीएए पर बात हो रही है, अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि बंगाल में आप कहते हैं कि हाँ पहला कैबिनेट डिसीजन होगा, असम में विरोध हो रहा है तो वहां आप चुप्पी साध लेते हैं, तो फिर आपकी नीयत पर सवाल होता है कि आप हिंदू मुस्लिम करके चुनाव को जीतना चाहते हैं सीएए के जरिए। और दूसरा, 33% आरक्षण नौकरियों में, क्या आखिरकार महिला वोटर ने अपना दबदबा इस देश में दिखा दिया है? सभी पार्टियां ये समझ गई हैं कि अगर उनको हमने अपनी तरफ कर लिया तो ऐसे कदमों के बाद चुनाव में आधी आबादी 50% हमारी तरफ आ सकती है। इस जंग में आपका है, दोनों पर आपका जवाब। रूपा जी। देखिए, मैं आपको एक सिंपल तरीके से सीए के बारे में पश्चिम बंगाल के साथ क्या रिश्ता है वो मैं समझाती हूँ। हम लोग पश्चिम बंगाल क्यों बोलते हैं, ये अगर आप ध्यान में रखें तो आपको और भी इसको समझने में आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बंगाल एक था, अनडिवाइडेड था, वहां से हम लोग यहाँ पे आए। तो आज भी यहाँ पे करोड़ों लोग जो ज्यादातर पश्चिम बंगाल में ही आए हैं, तो जब बांग्लादेश से ज्यादा आए हैं वो लोग यहाँ पे, वो पहले 7 दिन से उनको अलग अलग राजनीतिक दलों ने अलग अलग चीज का वादा किया है। अभी इनमें से कई लोग हैं जिनका इलीगल तरीके से आईडी वगैरह बन चुका है ये, लेकिन ये लीगल तरीके से, इस देश की आईनी लीगल तरीके से ये अभी भी पूरी तरह से सिटीजन नहीं है एज पर द सिटीजनशिप एक्ट। इसलिए सीए की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि ये लोग, बहुत सारे लोग रेलवे के लाइन के साइड से बहुत सालों से उद्वास्तु की तरह बैठे हुए हैं, उनको कोई जमीन का पट्टा नहीं दिया जा रहा है। अब जब सबको प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जा रहा है तो वहां पे देखा गया कि जिनको जमीन है, उनको घर नहीं है, उनको दिया जा रहा है। और उद्वास्तु के बहुत सारे लोग हैं जो जमीन खरीद नहीं पाए क्योंकि उनके पास अच्छे डॉक्यूमेंट नहीं है जो साबित कर सकता है कि वो इस देश के नागरिक हैं। लेकिन ये साबित है कि वो 100 साल से फ्रॉम आफ्टर दिस पार्टीशन, उसके बाद से आए हुए हैं, उसके बाद भी आए हुए हैं। और हिंदू, आप मुझे ये बताइए,
आज अगर हमको कोई निकाल देता है, हम जाएंगे कौन से देश में? आप इतने हिंदू मुसलमान कर रहे हैं इस पृथ्वी में। आप मुझे 1-2-4 देश तो बोल दीजिए जहां पे आज मैं जाके बस सकती हूं। तो कहां जाएंगे? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आएंगे तो हम लोग जाएंगे कहां से? कहां? तो ये क्या मतलब, क्या ये पॉलिटिकल झंझट है, मुझे समझ में नहीं आता है। अब लोगों का शक्ल नहीं दिखता, लोगों का तबीयत हालत नहीं, शरणार्थी तो असम में भी है ना रूपा जी, तकलीफ हो रही है, किसी को नहीं शरणार्थी तो इन्हीं देशों के शरणार्थी तो असम में भी है ना रूपा जी, ऐसे शरणार्थी तो असम में भी है ना। एक छोटा सा जवाब। हाँ, उनकी चिंता नहीं है। मैं वही बताती हूँ, शरणार्थी असम में भी है, शरणार्थी कर्नाटक में भी है, शरणार्थी अलग अलग जगह पे पार्टीशन के बाद और उसके बाद भी अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे लोग आते हुए। अब मुश्किल ये हुआ है कि अलग अलग राज्य की डिमांड अलग अलग है। पश्चिम बंगाल के बारे में मैं ज्यादा आपको बता सकती हूँ क्योंकि यहाँ मैं गांव तो घूमती हूँ। डिमांड तो समझ गए, नहीं जानती। नहीं रूपा जी, तो असम की डिटेल अगर रूपा जी पूछना पड़ेगा, डिमांड तो हम समझ गए, लेकिन नियत पर सवाल उठ रहा है ना कि आप लोग एक राज्य में कुछ और करते हैं अपने फायदे के लिए, दूसरे राज्य में कुछ और करते हैं। जल्दी से मैं चाहती हूँ कि महिला के जो 33% आरक्षण है उसके जरिए बीजेपी विमेन वोटर को, जो महिला वोटर को रिझा रही है, उस पर आप जल्दी से 2 लाइन। मैं आपको एक बात बता, ठीक है, मैं छोटा करके आपको एक समझाती हूँ। ये जो 33% ऑफ रिजर्वेशन की बात हो रही है महिला संरक्षण की, आरक्षण की, जहां पे सीट दिए जाएंगे, काम दिए जाएंगे, नौकरी दी जाएंगे, आपको ये तो याद है, जरूर आप जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल हमेशा माओ की देश है। पश्चिम बंगाल ऐसी जगह है जहां के मातृभूमि और महिला सशक्त हमेशा रहा है। हर जगह पे महिला आगे रहते पश्चिम बंगाल में बहुत सालों से, बरसों से। लेकिन ये पश्चिम बंगाल यही है राज्य जहां पे सबसे ज्यादा महिला निर्यातन भी हो रहे हैं पिछले 20-30 साल से। तो जो राज्य महिलाओं को हमेशा माँ दुर्गा का स्थान बोले रखते हैं, माँ काली का जगह बोले रखते हैं, वो महिला का यहाँ पे सबसे ज्यादा पिछड़ापन भी दिखता गया, जो इस राज्य के लोगों का कामया नहीं है। तो यहाँ ज्यादातर जरूरी है। अब आप पूछेंगे कौन से राज्य में कहां है, कितने महिला संरक्षण, मुझे नहीं पता, एंड आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड। आई एम ओनली इंटरेस्टेड अबाउट माई वेस्ट बंगाल, दिस मच आई कैन टेल यू वेरी वेरी क्लियरली। लीजिए रिजू दत्ता, वो कह रही है वो बंगाल में इंटरेस्टेड है, बंगाल का उद्धार हो रहा है और बंगाल में वो लोग रिजर्वेशन कर रहे हैं नौकरियों में महिलाओं के लिए। और आपने सीएए पर बात सुनी लिया, बहुत धन्यवाद आपका रूपा जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। रिजू दत्ता, जल्दी से आपका जवाब इस पर। मैं दोनों पे जवाब देना चाहता हूँ, थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा अंजना जी, मैं जल्दी बोल रहा हूँ। पहला तो देखिए, कुछ लोगों का आदत होता है झूठ बोलना, बीजेपी का बीमारी बन गया है झूठ बोलना। इन लोगों ने बोला सीएए लागू करेंगे बंगाल में पहले कैबिनेट मीटिंग से, वो नहीं कर पाएंगे। उसका 3 कारण मैं आपको दे देता हूँ, फिर आप संबित जी से पूछ लीजिएगा। पहला कारण, सीएए का जो ये लोग एक्ट बनाया था उसका एक रूल बनता है, वो रूल तो पार्लियामेंट में बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन इनको पढ़ना चाहिए, और पार्लियामेंट में 6 महीने में रूल बनना था, 1.5 साल हो गया अभी तक रूल इनका नहीं बना, तो लागू कैसे करेंगे। दूसरा, सीएए के खिलाफ 170 केसेस सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किए हुए हैं जो अभी तक खारिज नहीं हुए, तो एक पेंडिंग मैटर को आप कैसे लागू करेंगे एक्ट को, ये यही जानते, हम नहीं जानते। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, इनका एक सांसद है जो मथुआ कम्युनिटी का है, जो मथुआ वोट से सांसद बना है, तो क्या ये अपने ही सांसद पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो इस देश के नागरिक नहीं है। मैं आपको सीधी तरह से कह देना चाहता हूँ अंजना जी, हमारे बंगाल में जितने भी मथुआ बसे हुए हैं सबके पास राशन कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड तक है, तो अगर वो वोट दे सकते हैं और बीजेपी उसका फायदा उठा सकती है, तो हर एक वोटर बंगाल का सिर्फ नहीं इस देश का भी निवासी है। ये हुआ मथुआ वाला आंसर। और विमेन रिजर्वेशन के बारे में मैं आपको सीधी तरीके से बता दूं अंजना जी, हमारे देश में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है ममता बनर्जी, और हमारा लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 35% विमेन रिप्रेजेंटेशन, इनका तो 11% भी नहीं है। और रहा बात इनका जो पुरुषवाद का पार्टी ये लोग चलाते हैं, उसमें महिला का यही से चर्चा के लिए चलेंगे। रिजू दत्ता यहीं से चर्चा के लिए चलेंगे। संगीत रागी जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। संबित जी, इसका जवाब ब्रेक के बाद आप दीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन एक बार फिर आपको दिखा दे जरा देश भर के हमारे दर्शक जो पश्चिम बंगाल के संग्राम में हल्ला बोल के जरिए आज कोलकाता पहुंच गए मेरे साथ। 100 साल से भी ज्यादा
इस विक्टोरिया मेमोरियल को यहाँ पर है। जब क्वीन विक्टोरिया की मौत हुई थी उसके बाद यहाँ पर वाइसरॉय ने इसे बनवाया था और ये इमारत 100 साल से ज्यादा भी एक पर्यटन का बहुत बड़ा यहाँ पर केंद्र बना रहता है, लोग आते हैं, प्रतीक है। लेकिन क्या बदला है कोलकाता में इन दशकों में, इन सब पर चर्चा जारी है। और इस चुनाव का संग्राम कहां तक पहुंचेगा, क्या सीएए के जरिए वो पासा फेंका है बीजेपी ने जिससे वो ध्रुवीकरण करेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी है, देखते रहिए आज तक। तो हल्ला बोल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक तो स्लोगन वॉर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेला शेष होबे, यानी खेल खत्म होगा, खेला होबे, ये ममता बनर्जी कह रही है। तो दूसरी तरफ मैनिफेस्टो वॉर जो हम देख रहे हैं, एक तरफ टीएमसी और उसके बाद अब बीजेपी का बीते दिन मैनिफेस्टो। लेकिन सीएए का जो राग अलापा है बीजेपी ने कि पहले कैबिनेट डिसीजन में करेंगे, उसको लेकर बवाल छिड़ा हुआ। और उसी पर कोलकाता से आज आप विशेष ये एपिसोड देख रहे हैं हल्ला बोल का। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संबित जी, मैं आऊंगी आपके पास जवाब लेने के लिए जो वो कह रहे हैं, लेकिन एक बार संगीत रागी जी और उसके बाद गौरव जी आपके पास भी आऊंगी। संगीत रागी जी, जो वो कह रहे हैं रिजू दत्ता, उसका जवाब दीजिए। उनका ये कहना है कि किस तरह से ये जो दोहरा मापदंड है उसको लेकर वो सवाल, और खास तौर पर क्या मतुआ समुदाय को टारगेट करने के लिए ये सब किया जा रहा है, जो उनका सवाल था। देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं गई हैं, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई स्टे नहीं दिया है, इसलिए भारत की संसद इसके लिए स्वतंत्र है काम करने के लिए। दूसरी बात, हैरानी की बात होती है कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि सीएए का हम विरोध करेंगे और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कानून कैसे बना सकती है जब ये ऑलरेडी वहाँ पर है, यानी लागू न करने वाले पक्ष पर वो बात कर रहे हैं। देखिए, तीसरी बात ये है कि सवाल सिर्फ मटुआ समाज का नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, वो जो खास करके हिंदू हैं, जो प्रताड़ित हैं, जो बौद्ध हैं, उनके सिटीजनशिप का सवाल है। क्या उनको इस देश में सिटीजनशिप मिलना चाहिए या नहीं? रूपा गांगुली जी ने ये सवाल उठाया। आखिर दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहां हिंदू यदि प्रताड़ित हो तो भाग करके जाए, सिर्फ भारत के अलावा? कहाँ जाए वो? मुसलमानों के लिए तो मुस्लिम बहुसंख्यक इस दुनिया में कम से कम 54 देश हैं जहां पर वो जाते हैं। और हैरानी की बात है कि रोहिंग्या को कोई भी नहीं लेता है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो है वो रोहिंग्या को बसाने की बात करती है। असम के शरणार्थी क्यों नहीं दिख रहे? जो प्रताड़ित हिंदू बाहर से हैं, असम के शरणार्थियों के लिए आपका दिल नहीं पसीज रहा? देखिए सर, असम के शरणार्थियों के लिए दिल नहीं पसीजता? नहीं, सभी, देखिए, नहीं, सबके लिए पसीजता है। यह भी असम की जो लड़ाई है वह भी वामपंथियों, कांग्रेसियों की देन है। ये ध्यान रखिए, इस देश में हिंदू समाज को तोड़ने के लिए सारे प्रकल्प, सारे षड्यंत्र इन्होंने लगाए। बंगला वर्सेज असमी की लड़ाई इन्हीं की देन है और किसी की देन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। सवाल यह है कि क्या आप अपने इस देश में बांग्लादेशी एनक्लेव्स बना करके रखेंगे क्या? उनके खिलाफ यदि बात होती है, उनके खिलाफ यदि कानून बनाने की बात होती है, तब कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दल इनके खिलाफ खड़े क्यों हो जाते हैं? भाई, आप उन्हीं लोगों को नागरिकता, आप उनके लिए नागरिकता देने की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं जिनके पूर्वजों ने इस देश को बांट करके पाकिस्तान खड़ा किया। आप उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं भारत की जमीन पर। और मैं हिंदू मुसलमान, सुन लीजिए, ये हिंदू मुसलमान का सवाल बहुत वाजिब है, क्योंकि इस देश का विभाजन तो हिंदू मुसलमान के नाम पर ही हुआ था ना। तो मैं रही हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि मैं सवाल आज पर करती हूँ, आज की नीति पर करती हूँ, और आपको हर चीज के लिए नेहरू जिम्मेदार दिखाई देते हैं। तो मामला तो ये है ना कि आज जो हो रहा है उस पर भी जरा चर्चा हो जाए। बाकी तो सबको अब देश को पता चल ही गया है कि सब कुछ नेहरू जी की वजह से हो रहा है, जो भी बुरा हुआ है। अंजना जी, आप मैं तो पूछ रही हूँ, बंगाल में अलग बोली क्यों, असम में अलग बोली क्यों? और एक सेकेंड, अगर अलग बोली होगी तो फिर राजनीति का आरोप लगेगा। अन्य पार्टियां क्यों रोक रही हैं? उनको मुसलमानों का वोट नहीं है। ममता बनर्जी जो है वो जब ये कहती हैं कि ओवैसी जो है वो मुसलमानों का वोट ले जाएगा, और प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस तो 30% मुसलमानों के वोट के साथ ही चुनाव में जा रही है, तो ये हिंदू मुसलमान नहीं है क्या? क्या तमाशा है भाई? यदि हिंदू की बात करें तो सेकुलरिज्म गायब हो जाता है, को दिखाइए, और मुसलमान को दिखाइए, सेकुलरिज्म होता है। संबित, ठीक है, आ रही हूँ। संबित पात्रा और गौरव वल्लभ को दिखाइए, इसके बाद मैं रिजू जी आपके पास आऊंगी। रिजू दत्ता जी, जल्दी से
जल्दी से। हाँ, मथुआ समाज पर आप उत्तर दीजिएगा, मथुआ समाज पर दीजिएगा। हालांकि उसको अलग ही ट्विस्ट दे रहे हैं रिजू जी, वो तो कह रहे हैं कि क्या आप उनको नहीं मानते हैं भारत के सिटीजन्स? मैं उसका उत्तर, ये उत्तर देना बहुत अनिवार्य है। करोड़ों हमारे मथुआ बंधु सुन रहे हैं, इसलिए मैं बहुत तल्लीनता के साथ इसका उत्तर देना चाहूंगा। जो रिजू जी का कहना था कि क्या हो गया, मथुआ समाज के पास तो वोटर कार्ड है, कुछ लोग सांसद भी बने, उनमें से एक सांसद भी बने हैं, वो तो सिटीजन है, आप क्या दे देंगे सीए करके। मथुआ समाज ने इस विषय को लेकर एक चिट्ठी लिखा था, वो चिट्ठी मेरे सामने है, कुछ पॉइंट्स में गिना देता हूं। उन्होंने कहा केवल वोटर कार्ड होने से, हम में से कुछ लोगों के पास वोटर कार्ड होने से हम सिटीजन बन जाते ही उचित नहीं है। 2003 के एनआरसी में हमें रेफ्यूजी स्टेटस दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू नहीं होता है। नंबर 3, उन्हें पासपोर्ट इश्यू नहीं होता है। नंबर 3, वो नमोशूद्र हैं, शेड्यूल कास्ट में रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए, उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता है। गवर्नमेंट की जो बेनिफिशियरीज के ये होते हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादि, उनको मिलता नहीं है। पुलिस उनको बहुत हरास करती है, थाने में पिटाई करती है, और उन्होंने लिखा है कि हमें फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत बहुत ज्यादा रिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। इसलिए मां बीना पानी देवी ने 2016 में, 102 साल की थी मां बीना पानी देवी, सबकी लीडर थी मथुआ समाज का, उन्होंने ममता जी से कहा था या तो आप हमें सिटीजनशिप दीजिए या तो मोदी जी देंगे, जो हमें सिटीजनशिप देगा हम उनके साथ खड़े होंगे। मोदी जी को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, और ममता जी हां बोलते हुए भी मुकर गई, सीए के साथ खड़ी नहीं रही, इसलिए उन्होंने अभिशाप दिया था कि आपकी समाप्ति होगी। और मैं आज कहूंगा मां बीना पानी देवी की ही अभिशाप के कारण आज टीएमसी हाफ हुई थी 2019 में, और आप देखिएगा 2021 में टीएमसी संपूर्ण रूप से समाप्त होगी। जी ठीक है, मुझे लगता है कि गौरव वल्लभ जी एक बार बोले, उसका रिजू जी आप इसका जवाब दीजिए। गौरव वल्लभ जी, इसके बाद फौरन आऊंगी रिजू, फौरन आऊंगी। अंजना जी, मुझे 120 सेकंड दे दीजिएगा बस। आपने सबसे पहले कहा कि आप बंगाल क्यों नहीं आ रहे, मैं आपसे पूछता हूँ अंजना जी, आइए ना गुवाहाटी कामाख्या के दर्शन करके जोरहाट में करते हैं हल्ला बोल, आपको पता चल जाएगा असम में क्या हो रहा है। दूसरी बात अंजना जी, दूसरी बात, रूपा गांगुली जी कितनी दुखी थी, मेरे से उनका दुख ही नहीं सहा जा रहा। उन्होंने कहा हिंदू कहाँ जाए, रूपा गांगुली जी श्रीलंका के हिंदू कहाँ जाए, म्यांमार के हिंदू कहाँ जाए, आप दुख मेजर करते हैं, जरा उसी थर्मोमीटर से राहुल गांधी जी का दुख मेजर किया, कितना दुखी है राहुल गांधी। मत बोलो जोकर नो जोकर, गांधी जी का दुख देख लिया आपने, कौन सा थर्मो, अरे सुनो तुम सुनो जोकर, सुन तुम्हारा जोकर राहुल गांधी सबसे बड़ा जोकर है, तुम्हारा सबसे बड़ा जोकर राहुल गांधी है। ये चिल्ला रहा था, ये बदतमीज आदमी जब बीच में चिल्लाता है तो कुछ नहीं है, इसके बीच में जब इसी की गोली दी जाती है, चुप हो जाओ। मैंने उनको भी टोका था, मैंने उनको भी टोका था। ये कांग्रेस प्रवक्ताओं को यही इंजेक्शन लगना चाहिए, जब ये हमारे बीच में चिल्लाते हैं तो इनको लगता है इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, और जब आपके बीच में आप ही की इंजेक्शन हम आपको देते हैं तो आप गाली गलौज शुरू कर देते हो। नहीं, सुनिए, हाँ बिल्कुल चुप हो जाइए, वैसे भी इलेक्शन में आप लोग चुप ही हैं, चुप ही रहिए। और सुनिए, आप नॉनस्टॉप दूसरे के बीच में चिल्लाते हैं, आप दूसरों को बोलने देते नहीं हैं, उस समय आपको सब कुछ सही लगता है, जब आपको इंजेक्शन दिया जाता है आप ही वाला, तो आपको सब जोकर नजर आते हैं। पूरे विश्व का सबसे बड़ा जोकर कोई है। ठीक है संबित जी, हो गया, आपने अपनी बात कह दी, अब उनका जवाब आने दीजिए, अब उनका जवाब आने दीजिए प्लीज संबित जी। फिर संबित जी, जोकर कलकत्ता कब आएगा? हो गया, जोकर कलकत्ता कब आएगा? इन्होंने फिर बोला कि प्रोफेसर साहब बोलिए, प्रोफेसर साहब इन्होंने कहा अजमल जी की बात करी, संबित भैया अजमल जी के साथ आप चुनाव लड़े और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अभी 2 साल पहले उनकी गोद में बैठे थे कि चरणों के नीचे छुप के बैठे थे, उनके वोट लेके आपके लोग राज्यसभा पहुंचे। आप कहाँ बैठे हुए हो? आपको आप कहाँ बैठे हुए हो? हम कोई चुनाव अजमल के साथ हम कोई चुनाव अजमल के साथ नहीं लड़े हैं, बदरुद्दीन के साथ नहीं लड़े हैं, ये ओवैसी के साथ भी थे, बदरुद्दीन अजमल नाम है उनका। हाँ, बदरुद्दीन अजमल, बदरुद्दीन अजमल मैंने चेंज कर दिया, बदरुद्दीन अजमल। मैडम इस तरह की बदतमीजी आप ही करते हैं, बदतमीजी आप करते हैं। संबित भैया ऐसे बोलते हो आप कैसे लग रहा है? संबित प्लीज, अब आप नॉन स्टॉप चिल्ला रहे थे तो कैसे लग रहा था? आप लोगों को ऐसे करके सिखाना पड़ेगा। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले कॉलेज से एमबीबीएस की है क्या भैया? नहीं, ऐसे तो ना बोला करो। नहीं, इटली से बताऊंगा नहीं कौन से दुकान से आए हैं। जो दुकान मैं बताऊंगा नहीं, इटली का वो दुकान।
कैसे अरे कैसे जहाँ लोग सोनिया हैं। जी थी फिर वहां से अंजना आया जी, हूँ बीच मैं, में सुनने चिंता मत दीजिए। करो। अंजना जी आप मेरा समय इन्होंने लिया, मुझे 1 मिनट और दीजिएगा। फिर इन्होंने कहा तमिलनाडु पे क्यों समय भाई लिया, एक तमिलनाडु दे में दीजिए CA इनको, 10 घंटा लागू दीजिए क्यों नहीं इनको कर और। रहे? असम में आके चुप्पी साधे, दही जम गया मुंह पे, क्यों नहीं बोलते? बोलो आज शो पे कि अरे असम सब में भी करेंगे। CA अरे लागू ये करेंगे, दही, क्योंकि ये यहाँ पे आजकल चुप्पी कांग्रेसियों है। का दही बड़ा यहाँ पे फेवरेट चुप बन हो गया गए। डिश। कमाल दही कमाल जम का गया, दही जोकर जम गया लाए हो मुंह में अंजना करते जी। रहते हैं, दही इन खाओ। जोकर, इस ठीक है। जोकर को कैसे मिजाज ठीक झेलते हो रहेगा। आप लोग अंजना जी? अरे कमाल का कैसी ये जोकर तो बातें राहुल गांधी है, करते हैं, वैसे कैसी जोकर इनकी भाषा है? कलकत्ता कब रिजू आएगा दत्ता, ये बताओ। देखिए आप। तुम्हारा रिजू जोकर दत्ता, कलकत्ता कब आएगा सीए ये के बताओ। मुद्दे पर, सीए के मुद्दे पर जो मतुआ समाज को अपनी तरफ करने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही थी, क्या सीए के इस ऐलान से जबरदस्त झटका कम से कम मतुआ समुदाय और उनका, क्योंकि वो बहुत सारी सीटों पर प्रभाव रखते हैं, वो एक झटका नहीं है बीजेपी का ये दाव खेलना, ये पासा फेंकना? क्योंकि मतुआ समुदाय ने भी एक तरह से साफ कर दिया था कि या तो सीए पे आप कमिटमेंट दीजिए, वरना हम उस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे जो कमिटमेंट नहीं देगा। बीजेपी ने दे दिया। तो अंजना जी, आप तो कलकत्ता में हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार ठाकुर नगर चले जाइए जहां पर मतुआ समुदाय है। और कल 24 घंटे पहले शांतनु ठाकुर जो बीजेपी के एमपी है, उनके पिताश्री मंजुल कृष्ण ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम बीजेपी के साथ नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने हमको झांसा देकर पिछली बार वोट किया था, इस बार हम इनके साथ नहीं होंगे। ये शांतनु ठाकुर के पिता श्री मंजुल कृष्ण ठाकुर ने कहा। और मैं फिर से आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि बंगाल में जितने मथुआ निवासी है, वो सारे के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो सारे सिर्फ बंगाली नहीं, इस भारत के भी निवासी है। ये तो सिर्फ बीजेपी है जो निष्पक्ष और झूठ की नीति से ठीक है। अब तो देखिए, अब तो वोटिंग का दिन करीब ही आ रहा है, फर्स्ट फेज की वोटिंग भी होनी है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं हल्ला बोल में। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज रात 8 बजे कोलकाता के शहीद मीनार से राज तिलक का पहला एपिसोड, जिसमें कोलकाता की जनता दागेगी सवाल, मंच पर मौजूद होंगे सभी पार्टियों के नेता। जरूर रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। का पासा फेंककर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश की है चुनावी घमासान में दाव खेलने की, उसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल। लेकिन रात 8 बजे जरूर देखिएगा राज तिलक। जी हाँ, शहीद मीनार कोलकाता से जनता दागेगी सवाल। देखते रहिए आज तक। सीएए का पासा फेंक कर क्या भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण की कोशिश एक बार फिर से बंगाल में की है? कम से कम टीएमसी और कांग्रेस का यही आरोप है। इसी पर आप देख रहे थे विक्टोरिया मेमोरियल के सामने से कोलकाता से आज हल्ला बोल का ये विशेष एपिसोड। देखते रहिए आज तक। रात 8 बजे जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, क्योंकि आज राज तिलक के पहले शो में कोलकाता की जनता दागेगी सवाल और हर पार्टी के नेता को देना होगा राज तिलक के मन से जवाब। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।